और कैसे हो बच्चों, मैं हूं उत्कर्ष पांडे और आज मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं लेकर के एक ऐसा टॉपिक जेईई नीट का जो आना ही आना चाहिए यार, क्योंकि इससे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या फिर इसका एप्लीकेशन या तो इस टॉपिक से डायरेक्टली आएगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं मिला के आएगा। मतलब आलू टाइप का टॉपिक है, या तो फिर डायरेक्ट आलू की भुजिया बना के खाओ, आलू के चिप्स बना के खाओ, नहीं तो भिंडी है और क्या कहते हैं गोभी है, तमाम कुछ है उसमें डाल के खाओ, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो आओ बच्चों, मजाक हो गया, आते हैं, कंसंट्रेट करो। ठीक है, देखो फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन की बेसिक फीलिंग समझो। फ्रिक्शन की बेसिक फीलिंग है ना, जब भी दो तल दो सरफेस जब कांटेक्ट में आएंगे, दो सरफेस जब कांटेक्ट में आएंगे तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। हाँ सर समझ गया मैं, दो सरफेस कांटेक्ट में आए तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, मतलब संपर्क बल लगेगा। दो तल आए संपर्क में, मान लो तल नंबर 1 तल नंबर 2, इनके बीच हुआ संपर्क, संपर्क हुआ तो कौन सा बल लगेगा सर? सर संपर्क बल हुआ ना सर, तो लगेगा यहां पे संपर्क बल। कौन सा बल? चलो इधर लिखता हूं, दिखाई देगा तुमको, संपर्क बल। देखिए सर, आपने सर बहुत पहले से बात मतलब आप लोगों को बिल्कुल मालूम ही होगा और मैं तो इसे जानता ही हूं कि जब भी कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल पहले लग जाता है। नॉर्मल तुरंत उसका काम है कि नॉर्मल लग जाता है। कांटेक्ट हुआ नहीं कि नॉर्मल लगा, ये नॉर्मल है क्या? नॉर्मल भी इसी संपर्क बल का एक पार्ट है। इसी संपर्क बल का पहला हिस्सा क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, दूसरा हिस्सा कौन है सर? दूसरा हिस्सा जो है ना वो घर्षण है, फ्रिक्शन। नॉर्मल मतलब सामान्य बल। ठीक है, क्या संपर्क बल का पहला पार्ट, संपर्क बल का पहला पार्ट कौन है? नॉर्मल। एक कैसे लगता है सर? ये परपेंडिकुलर लगता है। कैसा लगता है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पर लंबवत लगता है। किसके? संपर्क तल के। संपर्क तल के लंबवत लगता है कौन? नॉर्मल। ये क्या है? संपर्क बल का पहला हिस्सा, मतलब संपर्क बल का पहला हिस्सा नॉर्मल। दूसरा कौन है? घर्षण। एक कैसे लगता है? समानांतर, पैरेलल। ठीक है, कैसे लगेगा? ये इस लाइन के अलोंग लगेगा। चलो सर, लाइन में तो दो डायरेक्शन होती है, एक लाइन में एक रेखा में दो दिशा होंगी ना, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ ऐसा कुछ। तो यहां पे एक डायरेक्शन इधर हो गई, एक डायरेक्शन इधर हो गई, दो दिशा हो गई ना, किधर लगेगा? देखो भाई, अब यहां पे आता है अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, किधर लगेगा? ये तो बेसिक अपन जान गए ना, संपर्क बल के दो हिस्से हुए, न्यूटन, नॉर्मल और फ्रिक्शन। इसका मतलब संपर्क बल को अगर मैं आर मान लो संपर्क बल मेरा क्या है? आर। ये क्या है? संपर्क बल। ये क्या है मेरा? संपर्क बल। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन किधर लगने वाला है? इस लाइन के, ये जो संपर्क तल है, संपर्क तल के समानांतर, पैरेलल। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं पीछे आता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो घर्षण लगेगा कब? तो इसकी पहली चीज है, सापेक्षिक गति का विरोध करता है। मतलब जो दो अपने सरफेस थे ना बच्चे, इनमें अगर सापेक्षिक गति होगी, सापेक्षिक गति होगी तो उनका विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध, मतलब विरोधी पार्टी का है। ठीक है, समझ गए? अगर सापेक्षिक गति हो रही है, मतलब सापेक्षिक गति इधर की ओर हो रही है, तो एक किधर लगेगा? उल्टा, मतलब -v। कैप लगा दूं? जान लो, जो रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना, उसके अपोजिट।
वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, वी कैप मतलब डायरेक्शन, दिशा, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट, निगेटिव। ठीक है, बस समझने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। संपर्क बल का संपर्क तल के समानांतर घटक, घर्षण क्या है, फ्रिक्शन किसे बोलते हैं? तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जो संपर्क बल लगा है आर, इसका क्या, ये जो फ्रिक्शन है ना अपना, क्या है, इस आर का पैरेलल पार्ट ऑलरेडी बता चुका हूं। तीसरी चीज के बारे में, यह तब लगता है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यही समझना है। ठीक है, यह कब लगता है, यही बोला था ना, यही आओ। यह तब लगता है जब, पहली चीज क्या है, दो तलों के बीच में सापेक्षिक गति होती है, मतलब मूव कर रहे हैं, या फिर सापेक्षिक गति होने की संभावना होती है, सापेक्षिक गति होने की संभावना होती है। एग्जाम्पल, ये हमारे भैया हैं, क्या नाम इनको दिया जाए, राजू भैया, राजू भैया ने इस बॉक्स को धक्का देना शुरू किया, राजू भैया ने इस बॉक्स को धक्का देना शुरू किया, तो दो बात होगी मेरे भाई, क्या, या तो ये बॉक्स आगे बढ़ जाएगा, या तो इस बॉक्स के पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, या मान लो वेलोसिटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, रिलेटिव मोशन अपनी स्टार्ट हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है भाई, सर दूसरी चीज है ना, या तो ए वी बराबर 0 हो जाएगा, सॉरी, पहली चीज क्या है, कुछ भी आ जाएगा, या दूसरी चीज क्या है, या v बराबर 0 हो जाएगा, मतलब बॉक्स वहीं रुका रहेगा, बॉक्स मूव करने वाला नहीं है। समझ रहे हो मेरी बातों को, थोड़ी सी टफ हो रही होंगी। ठीक है, राजू भैया ने धक्का दिया, बॉक्स मूव किया, या फिर बॉक्स मूव नहीं किया, आप मेरे को बताओ किस केस में फ्रिक्शन लगेगा? तो सीधी सी बात है सर, जब आपने कहा था सापेक्षिक गति होगी तो फ्रिक्शन लगेगा, जब मूव करेगा ना तब फ्रिक्शन लगेगा, मतलब जब इसके पास रही वेलोसिटी v तो फ्रिक्शन लगेगा। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर गति होने की पूरी संभावना है। यहां पे मान लो राजू भैया ने F अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक सेकंड, राजू भैया कहाँ गए, राजू भैया ने F अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सब फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा ना, नीचे की ओर लग रहा है mg, ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल, इधर से लग रही है F। मैंने कहा हाँ बताओ, चलो जरा सा कॉमन सेंस से सोच के बताओ, इसका एक्सेलरेशन कितना है, सर रुका हुआ है 0 है, a इक्वल टू 0, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं ना, यहाँ पे F इज इक्वल टू m में होना चाहिए ना, माना इसका मास 10,000 किलो होगा, तो भी तो भाई कुछ तो एक्सेलरेशन आएगा, नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, सर नहीं आ रहा, इसका मतलब सीधी सी बात है, ये जहां पे रखा गया है ना, ये जगह इसको जाने नहीं दे रही है, ये जगह इसको जाने नहीं दे रही है, वो जगह उल्टी दिशा में कोई ना कोई बल लगा रही है, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। मतलब जो दो तल है ना, ये आपस की बीच की स्लाइडिंग को, या बस स्लाइडिंग का ही विरोध करने वाले हैं, स्लाइडिंग का विरोध करने में सफल हो गए तो ठीक, असफल रहे तो ठीक, लेकिन विरोध तो पूरा करेंगे। इनसे शिक्षा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे सीख लेनी चाहिए कि ये अपना विरोध करते हैं, जितना कर सकते हैं पूरी अपनी अंतिम सीमा तक विरोध करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या इसी को बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन, इसी को बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण बल, यही जो बल लग रहा है, F बराबर m में नहीं है, यहाँ पे क्या है, F बराबर फ्रिक्शन, अगर बॉडी मूव नहीं की है, इफ a इज इक्वल टू 0। चलो यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और पढ़ लो, मान लो अगर बॉडी मूव करी गई, अगर बॉडी मूव करी गई ए एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा, सर ए एक्सेलरेशन से बॉडी मूव की है ना, तो मैं लिखूंगा F बराबर m में,
नहीं, अगर दो सरफेस हैं उनके बीच घर्षण मौजूद है तो घर्षण क्या करेगा, रोकेगा, अपनी पूरी कोशिश करेगा रोकने की, मतलब अपनी अंतिम सीमा तक लग जाएगा। तो ये जो होगा ना बच्चे, F माइनस एफ आर बराबर एम में होगा, ए होगा इक्वेशन। दोनों नोट कर लीजिए बच्चे, जल्दी से नोट कर लीजिए, बात समझो मेरी, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये जो सरफेस है ये अपोज कर रहा है, ये रोकने की पूरी अपना पूरा विरोध कर रहा है, ये अपना पूरा विरोध करेगा, ये इसका काम है विरोध करना। ये नहीं कि चलो बॉडी मूव कर गई चलो छुट्टी, अपन हार गए तो चलो घर आ जाओ, ऐसा नहीं है, ये अपने अंतिम दम तक लगा रहता है। इसी तरीके से आपको भी लगना है, बिल्कुल घर्षण बन जाओ। स्मॉल फोर्स है बहुत ही, बता रहा हूं इसके बारे में, आगे आते हैं, ठीक है। सापेक्षिक गति होने की संभावना होती है, समझ गए ना। राजू भैया इस बॉक्स को हिला नहीं पाए, तो भी कौन लगा, क्यों नहीं हिला पाए, क्योंकि फ्रिक्शन लगा था सर घर्षण बल जो है ना राजू भैया के फोर्स को हिलाने नहीं दिया, नहीं तो राजू भैया ने तो पूरी कोशिश कर दी थी अपनी, फोर्स लगा के तो हिला ही देते, लेकिन घर्षण लग गया, उसने कहा राजू भैया आसान नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा और चीजों को। देखो, अगर फ्रिक्शन अपने पास नॉर्मली दो टाइप का होता है, बाकी तीन टाइप का कुछ लोग मान लेते हैं, लेकिन नॉर्मली दो ही टाइप का होता है। पहला बोलते हैं गतिज घर्षण, मतलब स्लाइडिंग हो गई, अगर स्लाइडिंग हो गई तो कौन लगेगा, गतिज घर्षण, मतलब संपर्क तलों के बीच में आपस में क्या है, जैसे यहां जो संपर्क तल है आपस में वेलोसिटी है, आपस में रिलेटिव वेलोसिटी संबंधित गति है, सापेक्षिक वेग कुछ न कुछ है। तो घर्षण बल का वह प्रकार जो तब लगता है जब एक तल दूसरे तल के ऊपर फिसलता है या सापेक्षिक गति होती है, समझ गए होगे। हाँ चलो, जितना ज्यादा चिकना तल होगा उतना ही कम गतिज घर्षण का नियतांक होगा। अच्छा, अभी मैंने नॉर्मल के कैलकुलेशन के बारे में नहीं बताया हुआ है, अभी मैं उसके कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूं। चलो आ जाओ, कैलकुलेशन भी बता देते हैं। लिखो स्टार, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है। फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। म्यू क्या बोलते हैं, एन मतलब सामान्य बल, और म्यू क्या होता है, नियतांक, घर्षण का नियतांक या घर्षण गुणांक, घर्षण का नियतांक या घर्षण गुणांक, ठीक है, गॉट इट। घर्षण नियतांक या घर्षण गुणांक, ये क्या है, फ्रिक्शन बल, घर्षण बल। घर्षण बल का मान कितना होगा, म्यू इंटू एन। इसका मतलब क्या है, जितना भारी सामान उतना ज्यादा घर्षण, कम भारी सामान कम घर्षण, ज्यादा भारी सामान ज्यादा घर्षण। जैसे आपके पास बोतल है हुई घर पे, हाँ बोतल, जैसे ग्लास है, ग्लास आपने पानी के साथ रखा, बिना पानी के रखा, तो सिंपल अगर ग्लास रहेगा तो आसानी से हिला लोगे। ज्यादा ग्लास भरा हुआ है, सिंपल सी बात है यार, इसमें ज्यादा सोचना तो है नहीं, हाँ इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, गॉट इट। घर्षण नियतांक या घर्षण गुणांक। आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखो कैलकुलेशन कैसे होगी, लेट कर लो अपने को सबसे पहले एफबीडी बनाना है, क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अपन को बनाना है, जानते ही हो। अपने को जैसे मान लो ये बॉक्स है, वही अपने कौन थे, राजू भैया थे ना, हाँ राजू भैया ने अपने एफ फोर्स लगाया था, इसके ऊपर mg लग रहा था, ऊपर की ओर न्यूटन बाबा नॉर्मल लगा रहे थे, नॉर्मली तो न्यूटन लगाते हैं, हाँ। यहाँ पे जो सरफेस था, यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, चलो स्लाइडिंग क्या माने, हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, चलो एक्सेलरेशन है, स्लाइडिंग हो रही है,
अब लगेगा यहां पे कौन, घर्षण। ठीक है, याद रखना घर्षण चपक के लगता है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल चिपका हुआ सरफेस से। ठीक है, चलो करो इसे सॉल्व। सर मुझे लग रहा है ना n इज इक्वल टू mg, क्योंकि बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने वाली नहीं है। ठीक है भाई, F माइनस एफ आर, इक्वेशन 2 क्या होगी मेरी, F माइनस एफ आर फ्रिक्शन इज इक्वल टू सर क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आ गया बच्चे समझ में। एफ आर की वैल्यू कितनी है सर, अभी आपने बताया एफ आर बराबर म्यू इंटू एन। यही चीज हर का मतलब हर बार तुम यही करने वाले होगे, जब भी तुम्हें एफ आर फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए होगी म्यू इंटू एन करोगे, म्यू इंटू एन। और म्यू क्या होता है, म्यू मतलब देखो दो सरफेस के बीच का कोफिशियंट होता है, दो सरफेस का जो, जैसे लेट कर लो स्टील का सरफेस है, आयरन का सरफेस है, स्टील है रबर है, रबर है स्टील है, रबर रबर है, तो जो दो सरफेस है ना उनके बीच का एक नियतांक निर्धारित किया जा चुका है। वो जो नियतांक है ना उसी से मल्टीप्लाई होता है नॉर्मल, तो अपने पास घर्षण का बल आता है। ठीक है, समझे कि नहीं। एक इसके ऊपर डिपेंड करता है, तलों के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर करता है, तलों के ऊपर। तलों की अपनी इनबिल्ट क्वालिटी है, इनबिल्ट क्वालिटी है इनकी। ठीक है, तलों की अपनी प्रॉपर्टी है, उनका अपना गुण है। ठीक है, उनका अपना गुण है, दोष है वैसे तो, हाँ ये दोष ही तो है, नेसेसरी दोष है यार, आवश्यक दोष है, ये बहुत ही आवश्यक दोष है। तो फ्रिक्शन जो है म्यू इंटू एन। ठीक है, तलों के निर्भर किस पे करता है, तलों के अपने स्वभाव पर, तलों के स्वभाव पर निर्भर करता है। नॉर्मल तो आप लोग माशाल्लाह यार, इसमें क्या सोचना। एफ माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और त्वरण का मल्टीप्लाई किया, इसका मास है m। ठीक है, वहां से रख दो वैल्यू, तो F माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन बराबर mg, m में n की वैल्यू क्या है, एफ आर क्या लिखोगे सर, एफ आर लिख दूंगा म्यू एम जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना n इक्वल टू एम जी, एन इक्वल टू एम जी यहाँ रख दिया, तो म्यू एम जी एफ माइनस रटने की कोई ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी तुम लोग इतना कर चुके हो कि ये सब बिल्कुल एकदम कुछ है ही नहीं यार अब तुम लोगों के लिए। ठीक है, ऑलरेडी तुम लोगों ने इतना किया हुआ है कि तुम लोगों के लिए ये सब चीज़ें हैं नहीं, लेकिन फिर भी समझते चलो कि कैसे करना है। अपने को नॉर्मल गेट करना है हर जगह पे, अपने को हर जगह पे कौन गेट करना है, नॉर्मल गेट करना है। नॉर्मल से यहाँ पे एफ आर रखेंगे, एक्सेलरेशन लगाएंगे, अपना आंसर पाएंगे। ठीक है, आते हैं गतिज घर्षण को समझते हैं। जितना ज़्यादा चिकना होगा उतना ही कम गतिज घर्षण होगा। ठीक है, नियतांक आप लोग जान ही चुके हो। देखो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन के पास जो है एफ के, इसे डिनोट कैसे करेंगे, एफ के से, फ्रिक्शन के। ठीक है, इसका जो नियतांक होगा म्यू के, इसका जो नियतांक होगा कैसे लिखेंगे, म्यू के से। ठीक है, नियतांक क्या है, म्यू के, इसका मतलब एफ के बराबर म्यू के इंटू एन, ये बदलने वाला नहीं है। गॉट इट, लिख लो। सेकंड है, इसकी दिशा सापेक्षिक गति के विरोध में होती है। सर ये तो मैं जानता हूं, ये तो तुमको मालूम ही है ना सर, अगर बॉडी आगे मूव करेगी ये पीछे लगेगा, अगर बॉडी आगे मूव करेगी ये पीछे लगेगा। ठीक है, अच्छा देखो इसके ऊपर यार जेई में एक बहुत ढंग का क्वेश्चन आया था, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आया था ना, बहुत लोगों ने उसे गलत किया था, सबका दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन था। अभी मैं आगे कराऊंगा आपको। ठीक है, अस्थैतिक घर्षण मतलब क्या है, बॉडी रुकी हुई है, राजू भैया आपने बॉक्स को हिला नहीं पाए। राजू भैया ने बॉक्स हिला लिया होता, कौन सा घर्षण लगता, गतिज घर्षण। राजू भैया बॉक्स को हिला नहीं पाए तो कौन सा घर्षण लगेगा, अस्थैतिक घर्षण। अस्थैतिक घर्षण ऐसा है बाबू, ये बहुत ही स्मार्ट फोर्स है। क्या है, लिखिए बच्चों, स्मार्ट फोर्स, लिख लो कहीं पे स्मार्ट फोर्स। सर स्मार्ट फोर्स क्या होता है, देखो स्मार्ट इन द सेंस हम उतना ही काम करेंगे जितने की जरूरत है,
हम उतना ही काम करेंगे जितने की जरूरत है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो ये 5 किलो का है, कितने केजी का है क्वेश्चन है मेरा। मान लो ये कितने किलो का है, 5 केजी। इसके ऊपर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, ठीक है। हाँ, 0.5 क्या है, म्यू एस की वैल्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू लिखो। म्यू बराबर कितना है, 0.5। चलो बताओ बताओ, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, चलो जल्दी बताओ। कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। आप लोग स्टॉप कर, आप लोग वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं लिखता हूँ 10 न्यूटन, ठीक है। अच्छा चलो आप लोग साइड से करता हूँ। mg, पहला काम है एफबीडी बनाना। पहला काम क्या है, एफबीडी बनाना। एफबीडी बन गई अपनी, फ्रिक्शन लगा दिया, नॉर्मल लगा दिया, फ्रिक्शन नॉर्मल लग गए, ग्रेविटी वाला लग गया, फोर्स लग गई, बात बराबर। चलो वैल्यू लिख लेते हैं। n बराबर mg, fr बराबर फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा सर, सर नॉर्मल इंटू म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू कितना है सर 0.5, नॉर्मल कितना है mg कितना 5 इंटू 10, 50। सर 25 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। अगर बच्चे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 25, तो सर वैल्यू लिखते हैं ना, F, मान लो इसे कौन है एक्सटर्नल फोर्स, F माइनस एफ आर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसा आएगा देख लिया जाएगा। मैंने मान लिया कि नेट एक्सेलरेशन इधर है, लेट F कितना है 10 माइनस 25 इज इक्वल टू मास 5 इंटू एक्सेलरेशन। इसे लाके ऊपर सॉल्व करता हूं, माइनस 15 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन। ए बराबर सर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ऐसा ना सर, जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है वो बॉडी को इधर लेके जाएगी, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है यार, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो इस फोर्स को जीरो कर दो, इस फोर्स को जीरो कर दो। क्या है, बॉडी मूव कर दी रखी हुई है। तो अगर ऐसा होने लगता कि मैंने इसको 10 की फोर्स लगाई इधर और ये मूव करने लगी इधर, तो अगर नहीं रखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे ये सब मिटा दिया, कोई फोर्स नहीं लगाई, तब तो यहाँ पे 3 की जगह ये 5 से मूव करती। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन की जगह, त्वरण की जगह कितना त्वरण होता है इसका, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा होता नहीं है ना, क्यों, क्योंकि बहुत ही स्मार्ट फोर्स है, बहुत ही स्मार्ट फोर्स है। क्या स्मार्ट है सर, जितनी जरूरत होती है उतनी लगती है, आवश्यकता से अधिक कभी लगती नहीं है। जैसे आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। ये इतनी स्मार्ट फोर्स है, भगवान की बनाई हुई चीजें बहुत ही स्मार्ट होती हैं। ये जो फोर्स है ना, यहाँ पे कितनी लगेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हियर सर। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है ना, ये फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे 10 ही है। कितनी है, 10 ही है। यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी मैक्सिमम लिमिट है, क्या है, सीमा, अंतिम सीमा है। जो फ्रिक्शन की अंतिम सीमा है कितनी है, 25 न्यूटन है। यहां पे सीमा कितनी है, यहां पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, एफ हियर, जो यहां जो लग रहा है इस केस में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो 10 न्यूटन के बराबर ही लगेगा, क्योंकि बॉडी में कोई गति होगी ही नहीं। क्यों बॉडी में गति नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है। ये 25 जो आया है ना, सीमा है। अगर यहां पे 10 की जगह 25 न्यूटन का बल लगेगा तो भी गति नहीं होगी, क्योंकि घर्षण इसको काट के बराबर कर देगा। 30 लगेगा तब उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा उस दिशा में। इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है सर, 10 न्यूटन। चलो समझ गया बच्चा लोग, समझ गया कि नहीं। फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, अंतिम सीमा क्या है, 25 न्यूटन। इसी को बोलते हैं सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण, ठीक है। इसी को बोलते हैं सीमांत घर्षण, घर्षण की अंतिम सीमा। गॉट इट, समझ गए। पीछे चलते हैं। यदि क्या हो गया
संभावना रहती है तो बता ही दिया हूं, ठीक है। राजू भैया हिला नहीं पाए तो कौन लगेगा, अस्थैतिक घर्षण। इसे स्मार्ट फोर्स से बता दिया। इसके बारे में देखो, इसे डिनोट करते हैं एफ एस से और म्यू एस से। म्यू एस से इसका नियतांक और एफ एस से इस फोर्स को, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कभी एफ म्यू एस, ठीक है, म्यू एस और म्यू के मोस्टली अलग अलग देगा, लेकिन अगर कभी ऐसा नहीं दिया, केवल म्यू दे दिया, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, एक ही है। देखो होता ऐसा है कि बात समझो, बॉडी जब मूव कर जाती है ना तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा तो यह इफेक्ट आता ही है, ठीक है। तो म्यू के जो होता है, म्यू के वो जनरली कम होता है म्यू एस से, ठीक है। म्यू के क्या होता है, म्यू एस से थोड़ा सा कम होता है। ये समझने की बात है, नोट कर लेना स्टार लगा करके। गतिज घर्षण अस्थैतिक घर्षण से थोड़ा सा कम होता है। दूसरी चीज क्या है, अगर कभी म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग अलग देता है तो जान लेना कुछ ना कुछ लोचा होने वाला है, बॉडी रुकने वाली है। दूसरा, अगर अपने को ये म्यू मिलने वाला है, म्यू, ठीक है, केवल म्यू दिया है, तो इसका मतलब अस्थैतिक घर्षण हो, गतिज घर्षण हो, दोनों की जगह पे क्या लगेगा, म्यू, ठीक है। अब तो सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व है। चलो आ जाओ, कुछ सवाल कर ले। हाँ सर कुछ सवाल करा दो तभी कुछ हमें समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे सर क्या ही समझ में आएगा। हाँ चलो क्वेश्चन, फाइव kg का ऑब्जेक्ट, टेन न्यूटन की फोर्स, 0.2 इज द म्यू की वैल्यू हुई 0.2। चलो जल्दी बताओ, बताओ यहां पे बॉडी के अंदर, यहां पे पहले ये बताओ कौन सा घर्षण लग रहा होगा, कौन सा घर्षण, पहली चीज। दूसरी चीज बताओ उसका मान, कौन सा घर्षण और कितना, सेकंड है, और कितना, मतलब मान बताओ उसका, ठीक है। और क्या लिखोगे, चलो बताओ जल्दी बताओ। ग्रेविटी की वैल्यू ले सकते हो 10, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो आ जाओ सॉल्व करें क्वेश्चन। हाँ सर यही कर लेते हैं, सिंपल चीजें हैं, मास इनटू ग्रेविटी, नॉर्मल, फोर्स इधर लग रही है, टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्या लगेगा पता नहीं है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन बराबर मास इंटू ग्रेविटी, एन बराबर 50 एम जी, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू मास कितना है 5 इंटू 10 50, तो म्यू कितना है 0.2 गुणे 50 10 न्यूटन। ए क्या है सर, ये अंतिम सीमा है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन की अंतिम सीमा कितनी है 10, तो कौन सा घर्षण लग रहा है सर, यहां पे लग रहा होगा अस्थैतिक घर्षण, अस्थैतिक घर्षण, मतलब ये कौन सा म्यू एस होगा, एफ एस यहां पे लग रहा है, यहां पे कौन लग रहा है एफ एस। क्या बॉडी मूव कर रही है, नहीं सर बॉडी मूव नहीं कर रही है, सीमांत घर्षण का केस है, जिसे देखो अस्थैतिक घर्षण सीमांत, अस्थैतिक घर्षण का ही एक पार्ट सीमांत घर्षण है, उसकी अंतिम सीमा, अस्थैतिक घर्षण की अंतिम सीमा क्या होगी, सीमांत घर्षण, ठीक है। गॉट इट, लिख लिया, आगे चलते हैं। चलो आते हैं करना कैसे है, जो मैं ऐसे कर रहा था उसे करना कैसे है, कॉन्सेप्ट सीख लो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एनएलएम 1, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, तो भैया ये बोलता है ना कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, बाहरी बल कितना है, एफ एक्सटर्नल बाहरी बल कितना है 0 है, बाहरी बल क्या है 0 है, कब, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था क्या होती है, संतुलन की अवस्था क्या होती है सर, संतुलन की 2 अवस्था होती हैं, पहली विरामावस्था, दूसरी यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति।
विरामावस्था और एक समान गति की अवस्था, ये क्या है? संतुलन की अवस्था। मतलब कुल बाहरी बल कितना होता है? 0। सर कुल बाहरी बल बराबर 0, अपन जानते ही जानते हैं। तो यह अगर आपको पता है तो याद रखना कि फोर्स इधर लगाओगे तो बॉडी इधर मूव नहीं करेगी, मतलब घर्षण किसी को मूव नहीं करता है। वह वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना। चाहो तो फिर से लिख लो, घर्षण स्थैतिक घर्षण उतना ही लगता है जितनी जरूरत होती है, बॉडी फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। ठीक है, बल लगाया इधर, मूव किया इधर, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं तो कभी कभी दिमाग हैंग कर जाता है तो ऐसा हो जाता है, दिमाग हैंग करता है तो ऐसा हो जाता है। पहला समझ गए ना? एफ एक्सटर्नल कुल बाहरी बल बराबर कितना होगा? 0 होगा। कॉन्सेप्ट 2 क्या है? सर कॉन्सेप्ट 2 वही है जो एनएलएम, जो न्यूटन फर्स्ट एनएलएम के टाइम में बताया गया था ना। कॉन्सेप्ट 2 क्या है? बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, उसकी सबसे पहली चीज जानो तुम लोग क्या बनाओगे? एफ बी डी। एफ बी डी बन गई, उसके बाद कॉन्सेप्ट 1 लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट 1 लगाया? अगर बाहरी बल 0 है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? अगर बाहरी बल 0 नहीं हुआ, एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0, तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के, मास इंटू एक्सेलरेशन के। ऑलरेडी जानते हो ये कॉन्सेप्ट, अप्लाई कैसे करेंगे आ जाओ क्वेश्चंस पे सीखते हैं। गॉट इट ना? बस 2 ही कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? अपने को एफ बी डी बनाना है और देखना है बाहरी बल 0 तो नहीं है। बाहरी बल 0 नहीं है तो सेकंड कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? एफ एक्सटर्नल नहीं, 0 नहीं है तो एफ एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। 2 कॉन्सेप्ट आ गए बच्चा, आपको आ गए ना? इसी का एप्लीकेशन करना है। ठीक है, आते हैं आगे। एप्लीकेशन क्या है बताया था ना? आपको बनानी है एफ बी डी। हाँ सर एफ बी डी बनाएंगे, क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन 1 बच्चा, क्वेश्चन 1 मेरा यह है, वैसे ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, इसलिए अब मैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन कराता हूं। चलो क्वेश्चन करते हैं तेजी से। इसके ऊपर से फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, ये फिर है 5 किलो का। ठीक है, इस बार अपना है 0.2, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। अच्छा बताओ म्यू की यूनिट क्या होगी? इस म्यू की यूनिट बताओ मेरे को, यूनिट ऑफ म्यू। नियतांक की या गुणांक की, घर्षण गुणांक या घर्षण नियतांक की यूनिट क्या होगी? क्वेश्चन 1 है। आपको इधर से 4 लगा रहे हो, 10 न्यूटन, 10 लगा देना। हाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? त्वरण कितना होगा? त्वरण याद करें, ए बराबर वाट। और नहीं है अब चलो ठीक है, बस ए बराबर पूछ लिया, बहुत कुछ है। ठीक है, कैसे करेंगे आओ तुरंत देखते हैं। यूनिट ऑफ म्यू इसलिए नहीं होता है, जरा से यहां से चेक करो, फ्रिक्शन ए फोर्स है ना, म्यू इंटू एन। नॉर्मल की यूनिट क्या होती है सर? न्यूटन। फ्रिक्शन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो म्यू की यूनिट क्या होगी? कुछ भी नहीं। वैसे ही पता है जो कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं, उनकी यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस। इनकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। सर आ गया, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा बताओ मुझे। सर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपन एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऐसे बनेगी, 5 किलो है, नीचे की ओर मास इंटू ग्रेविटी, ऊपर की ओर नॉर्मल। भैया ऊपर से बल लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर से बल लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर से सर नीचे से लगेगा घर्षण। अब एस लगेगा, क्या लगेगा अपन बाद में देख लेंगे। एफ लगा देते हैं, एफ आर बाद में देखा जाएगा। म्यू बराबर 0.2 है सर, म्यू की ठीक है चलो देख लेंगे। आते हैं यहां पे, इक्वेशन लिखो। पहला इक्वेशन देखो, इसमें सीधी सी बात है, जिनको नहीं आता है फिर से देख लो। अपन लोग पहले एक डायरेक्शन लेते हैं, एक्सेलरेशन मान लेते हैं। अपन लोग पहले एक डायरेक्शन लेते हैं, उसमें इक्वेशन लिखते हैं। तो एक डायरेक्शन ऊपर वाली ए वाली डायरेक्शन पहले लेते हैं। पहली डायरेक्शन क्या है? पहले इक्वेशन की डायरेक्शन सीधी वाली लंबवत डायरेक्शन लेते हैं।
तो बताओ नीचे की ओर कुल कितना बल लगा? सर मास इंटू ग्रेविटी। ऊपर की ओर कुल कितना बल लगा? 10 न्यूटन प्लस न्यूटन नॉर्मल, 10 प्लस नॉर्मल। अच्छा चलो एक चीज और बताओ, सॉरी गलती हो गई, 10 नीचे की ओर लग रहा है यार, नीचे की ओर कितना बल लगा? एक ये वाला, दूसरा ये वाला, 10 न्यूटन लगा, यहां मास इंटू ग्रेविटी लगा। ठीक है, इधर बताओ इस दिशा में, सेकंड वाली दिशा में कुल कितना बल लग रहा है? सर 10 माइनस फ्रिक्शन, 10 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो अपन यहां पे सेकंड लॉ लिखेंगे, यहां फर्स्ट लॉ लिखेंगे। यहां कॉन्सेप्ट 1 लगा है, यहां कॉन्सेप्ट 2 लगा है, ऑलरेडी जानते हो, कोई बताने की बात नहीं है। ठीक है, 10 माइनस एफ आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एफ आर क्या हो जाएगा? सर म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। एन क्या होगा? सर म्यू एम जी प्लस 10। ऐसे करने के लिए अपन नहीं है, अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एम जी प्लस 10 हुआ ना, एम जी की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10, 50 प्लस 10, 60 बराबर न्यूटन, मतलब नॉर्मल, 60 बराबर नॉर्मल। 10 माइनस एफ आर क्या हुआ? म्यू एन, म्यू एन मतलब 0.2, म्यू एन, म्यू मतलब 0.2, एफ आर कितना हुआ? 0.2 इंटू 60 कितना हुआ? 12, 12 हो गया ना? हाँ, तो 10 माइनस 12 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 5 kg है। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? सर माइनस में आएगा, बेवकूफ बना रहा हूं। अपन जान गए कि फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है? 12 न्यूटन की, फोर्स लगी 10 की, तो बॉडी मूव करने वाली नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 लगेगा। क्या? स्थैतिक घर्षण, कितना वैल्यू का? 10 न्यूटन का। क्या लग रहा है यहां पे? एफ एस बराबर 10 न्यूटन, लिमिट कितनी थी? 12 न्यूटन की। ठीक है, समझ गया ना बच्चे? छोटा सा है यार। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो ये थीटा है, यहाँ अपना डब्बा रखा हुआ है 5 किलो का। 5 किलो अच्छा लगता है, 5 किलो, हाँ फीलिंग आती है 5 किलो। चलो यहाँ पे मेरे को आप करके दिखाओ। चलो एक चीज बताओ, म्यू की वैल्यू क्या हो? वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू का मान कितना हो कि ये बॉडी बस सरके ना, बस सरके ना, मतलब अगर म्यू का मान जरा सा बढ़ा, सरक गई। ए थीटा है, म्यू का वह मान ज्ञात करें म्यू का अधिकतम मान ज्ञात करें, म्यू का अधिकतम मान ज्ञात करें कि संतुलन बना रहे, कि संतुलन बना रहे। क्या बच्चा? संतुलन बना रहे। संतुलन बना रहे मतलब बॉडी मूव करने वाली नहीं है। चलो करो जल्दी, करना तो मुझे ही है, आओ मैं ये देता हूं। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यस सर। mg इधर लगेगा, हाँ सर। नॉर्मल ऐसे लगेगा, हाँ सर। ठीक है, इधर कौन लगेगा? मालूम नहीं सर, देखा जाएगा। चलो मैं फिर से बना देता हूं, एक सेकंड। चलो ठीक है, फोर्सेस को ब्रेक करते हैं, फोर्सेस को तोड़ते हैं।
तो मैंने आप लोगों को ये सिखाई थी, जब भी बलों को तोड़ेंगे तो ये जो संपर्क तल है, इस संपर्क तल के अलोंग तोड़ेंगे या संपर्क तल के लंबवत तोड़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब भी बलों को तोड़ोगे संपर्क तल के लंबवत या संपर्क तल के अलोंग। ठीक है, इधर की ओर तोड़ा मैंने mg cos थीटा। mg का एक वाला कंपोनेंट आया, mg रिजॉल्व किया mg sin थीटा। सर हमको लग रहा है ना ए mg sin थीटा इसको नीचे घुमाने के चक्कर में है। mg sin थीटा सर जो है ना, ए इसको नीचे की ओर गिरा रहा होगा। हाँ, टेंडेंसी है मूव करने की, इधर नीचे की ओर। सर फ्रिक्शन कहेगा बाबू मैं रेड मार्क हूं, मैं मूव करने नहीं दूंगा। अपने को ऑलरेडी पता है संतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था में कौन लगेगा? स्थैतिक घर्षण लगेगा। अस्थैतिक घर्षण का मान क्या होगा? सर अस्थैतिक घर्षण का मान होगा mg sin थीटा। संतुलन की अवस्था है ना बच्चे, दोनों फोर्सेस बराबर, नॉर्मल कितना होगा? mg cos थीटा। नॉर्मल फ्रिक्शन किसे, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? वैसे कैलकुलेट करें तो सर फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? म्यू पता करना है, एन mg cos थीटा। आ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको लाओ यहां पुट कर दो, म्यू इंटू mg cos थीटा बराबर mg sin थीटा। mg क्लियर, म्यू बराबर tan थीटा, थीटा बराबर नहीं, म्यू बराबर tan थीटा। अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से जरा सा ज्यादा हुई, जरा सा ज्यादा हुई तो क्या होगा? sin थीटा भी जरा सा ज्यादा होगा, बॉडी नीचे सरक जाएगी। समझ गए? नहीं यार गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल दिया। न्यूनतम होगा यार, अगर म्यू बढ़ेगा तो क्यों ही मूव करने वाला है? म्यू बढ़ गया ना, अगर ये म्यू बढ़ गया अपना तो बॉडी मूव नहीं करेगी। यहां पे न्यूनतम लिखो, सॉरी गलती हो गई। ए थीटा बोलना पड़ेगा, थीटा का वो अधिकतम मान याद करें। फ्लो में मैं गलत कर गया यार। हाँ, थीटा का म्यू का न्यूनतम मान याद करें कि संतुलन बना रहे, तो म्यू का जो न्यूनतम मान है वो क्या होगा? tan थीटा। अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम होगी, अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम हुई तो मान लो ए tan थीटा से कम होगी ना, तो यहां पे mg sin थीटा से कम वैल्यू आएगी ऊपर की ओर। तो mg sin थीटा से कम वैल्यू आएगी ऊपर की ओर तो बॉडी स्लिप कर जाएगी। ठीक है, गॉट इट? इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन करेंगे, थीटा का अधिकतम मान। ज्ञात करें कि संतुलन बना रहे, कि संतुलन बना रहे। वही पुराना काम इसी केस में है। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया ना, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, थीटा का अधिकतम मान ज्ञात करें। बात समझो, थीटा बढ़ाते जाएंगे, बात समझो ना। अगर थीटा जैसे बड़ा बड़ा कर दिया, थीटा बढ़ा दिया तो बॉडी और स्टीप हो जाएगा, तो गिरेगी तेजी से। ठीक है, और बढ़ा दिया और तेजी से गिरेगी। तो वही मैं पूछ रहा हूं, थीटा का वह अधिकतम मान बताओ। जनरल सी बात है यार, जैसे एग्जांपल में दिखा देता हूं। माउस गिरना मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ऐसे अभी तो रुका हुआ है, देखो जरा ध्यान से। मोबाइल को मैं टेढ़ा करना शुरू करता हूं, मूव कर दिया यार, देखो ना। यही वाला थीटा गेट करना है, यही वाला, जब ये मूव नहीं कर रहा है ना, यही वाला थीटा गेट करना है। गॉट इट? थीटा बढ़ाऊंगा बॉडी मूव कर जाएगी, जनरल सी बात है। तो थीटा का वह अधिकतम मान बताइए कि बॉडी संतुलन में बनी रहे, मूव ना करे। तो क्या आया था? म्यू बराबर tan थीटा तो आया ही था ना। तो थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू, मतलब
अगर थीटा का मान tan इनवर्स म्यू से ज्यादा हुआ तो बॉडी गिर जाएगी, और अगर म्यू का मान tan थीटा से कम हुआ तो बॉडी गिर जाएगी। म्यू का मान tan थीटा से कम हुआ, सीधी सी बात है, म्यू बराबर tan थीटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लिख लो संतुलन की अवस्था। नीट वालों को याद कर लो यार, तुम लोग, नीट वालों को पूछता रहता है एंगल, इसे एंगल ऑफ रिपोज के क्वेश्चन से पूछता है, याद करना, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, संतुलन की अवस्था, ठीक है, वहां पे म्यू बराबर tan थीटा। थीटा हाँ बॉडी, ऐसे बना के लिख लो स्टार लगा के, म्यू बराबर tan थीटा। संतुलन की अवस्था क्या है? म्यू बराबर tan थीटा। अगर म्यू बढ़ा तो बॉडी, तो tan थीटा बढ़ जाएगा, सीधी बात है। अगर म्यू कम हुआ बॉडी गिर जाएगी, म्यू कम हुआ बॉडी गिर जाएगी, और थीटा बढ़ा तो बॉडी गिर जाएगी। सर गॉट इट। चलो यार अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो फ्रिक्शन का जो टॉपिक बच रहा है उसे अपन फिर कभी करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। साइकिल चलाने के दौरान दोनों पहियों पर जमीन द्वारा लगाया गया घर्षण बल कार्य करता है। बाबू दिमाग वाला क्वेश्चन है यह। क्यों सर? ऐसा है ना, इसलिए दिमाग वाला क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई मेंस का। वहीं पहुंचो जो स्टाइलिटी में गेट किया था। क्या स्टाइलिटी में अपन ने सीखा था? सर जहां मोशन होगी उस मोशन को अपोज करेगा। हाँ सर, ठीक है। चलो साइकिल के दोनों पहियों पे चलते हैं। साइकिल का पिछला पहिया पैडल से लगा होता है। साइकिल के पिछले पहिए को बल कौन देता है? देखो साइकिल का मैं बना देता हूं, साइकिल बना देता हूं मैं। एक साइकिल, ठीक है, बढ़िया सीट लगी हुई है तुम्हारे लिए। अपने दोस्त को बैठा लेना पीछे, ठीक है। नहीं एक कनेक्टर थोड़ी ना होता यार। चेन लगी होती है ऐसे, है ना। अच्छी साइकिल बनी है ना। हाँ सर, ये सर और मिटा दो आप। हाँ चलो साइकिल बन गई मेरी बच्चे। गेट करते हैं। पिछले वाले पहिए को फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? चेन। चेन इसको क्या चाह रहा है? चेन चाह रहा है कि बॉडी कैसे, देखो साइकिल का पहिया कैसे घूमेगा, ऐसे। चेन चाह रहा है कि बॉडी आगे की ओर घूमे। चेन चाहता है क्या? बॉडी आगे की ओर बढ़े। तो आगे की ओर बढ़े तो इस चक्कर में चेन जो है पहिए को ऐसे घुमाता है, तो पहिए को एक इधर घुमा रहा है, इस पॉइंट पे आओ, सॉरी इस पॉइंट पे पहिया इधर जा रहा है। पहिए की वेलोसिटी v, पहिया वेलोसिटी अब पहिया किधर है? इधर है। रोड तो अपना स्थिर है। रोड अपना कैसा है भैया? रोड तो स्थिर है, v रोड बराबर 0। मतलब मोशन किधर है? पीछे की ओर। तो फ्रिक्शन इसे धक्का किधर देगा? सर आगे की ओर। समझ में आया बच्चे? आया कि नहीं? v रोड क्या है? 0 है ना। और पहिया पीछे की ओर घुमा रहा है ना, चेन घुमा रही है, चेन घुमा रही है पीछे की ओर, v पहिया इधर है, तो रिलेटिव मोशन इस साइड में है, फ्रिक्शन लगेगा इस साइड में। आगे की ओर आते हैं। इसको धक्का मिलता है किससे? इस कनेक्टेड बॉडी से। ये जो कनेक्टेड बॉडी है ना, इसको मिलता है धक्का, क्योंकि भाई मैं मूव कर रहा हूं, तुम आगे हो, तुम और मूव करो। जैसे कभी कभी देखो ऐसा है ना,
लोकल ट्रेन में जो रहा होगा वो जानता है, जहाँ पे लोकल ट्रेन चलती हैं या मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में ऐसा लोगों का अनुभव रहता है शाम के टाइम में। अपने को बस एग्जैक्ट पोजीशन पे खड़ा होना है, एग्जैक्ट पोजीशन पे बस खड़ा होना है, बाकी काम भीड़ करेगी, बाकी भीड़ आपको ऑटोमेटिक, चलो भाई तुम्हें सीट मिलनी है। इसको धक्का कौन दे रहा है? पीछे वाला। इसका जो पहिया है उसकी वेलोसिटी किधर की है, टेंडेंसी किधर की है आगे जाने की। अरे आजा भाई, आजा आजा। टेंडेंसी किधर है इसकी जाने की? आगे की ओर जाने की। वी पहिया आगे की ओर है। अपना जो पार्ट है वो क्या है? रुका सर, अपना वाला पार्ट ए वी रोड तो रुका हुआ है। वी रोड क्या है? रुका हुआ है। ये मत कहो कि सर पहिया तो ऐसे ही मूव करता है, ऐसे मूव करता है, दैट इज अनदर मैटर। अपन ये देखिए, हमारा पहिया जो आगे वाला है वो मूव क्यों करता है? उसे तो पीछे से फोर्स मिलता है ना, उसको स्लाइडिंग की, उसकी टेंडेंसी किसकी है? स्लाइडिंग की। उसकी टेंडेंसी किसकी है? स्लाइडिंग की। लेकिन यहां फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर की ओर, पीछे की ओर। क्यों? क्योंकि यहां पे अपना फ्रिक्शन इस टेंडेंसी को खत्म करेगा। इस टेंडेंसी को खत्म करने के लिए किधर लगेगा? पीछे की ओर लगेगा। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं क्या है। अगले पहिए पर पीछे की दिशा में, पिछले पहिए पर आगे। पहला ही आंसर हो गया यार, आगे जाना ही नहीं पड़ा। कोई नहीं, आगे चलते हैं। देखो ए वाला क्वेश्चन यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसे मैं एक बार मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये तो मैं लेके चला था, दिमाग में था मेरे। ऐसा है कि एक डब्बा है, मतलब बॉक्स है, उसको उसका कुछ मास होगा। जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे एक दो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, और बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। और तुम लोग जानते ही हो, होशियार हो ही गए हो अब तक। मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा F, मास है M, तो आप बताओ मेरे को नॉर्मल क्या होगा? सर नॉर्मल होगा ना F बराबर N। फ्रिक्शन क्या होगा? सर म्यू इंटू N। अब बताओ नीचे कौन लग रहा है? सर ग्रेविटी, mg का फोर्स। फ्रिक्शन किधर लगेगा? टेंडेंसी किधर है मूव करने की? सर टेंडेंसी नीचे की ओर है ना, बॉडी मूव करना चाहेगी ऊपर की ओर, दैट इज बॉडी मूव करना चाहे, मतलब टेंडेंसी नीचे की ओर मूव करने की है। फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की ओर। फ्रिक्शन लगेगा सर ऊपर की ओर, अपन लगाते हैं फ्रिक्शन ऊपर की ओर। अब बताओ मेरे को, तो ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल का परिणाम क्या है? क्या यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है? क्या रखा जाता है, मतलब बॉडी वहीं पे है। मोशन क्या है? एक्सेलरेशन बराबर 0। एक्सेलरेशन 0 है तो किसका है? फोर्स कितनी हो, क्या यहां पूछ रहा है? 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के। चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। बस यही है अपना कॉन्सेप्ट, यही है, ठीक है। यहां पे जो म्यू लगा, एफ आर म्यू एन, ए म्यू एन माइनस एम जी, एम जी माइनस म्यू एन इज इक्वल टू एम ए। मैं ए लेता हूं कि ए कैसा है? डाउनवर्ड। ए डाउनवर्ड है, एम जी माइनस म्यू एन इक्वल टू एम ए डाउनवर्ड। गॉट इट? समझ में आ गया ना? अपन आ जाते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। ये तो कॉन्सेप्ट था, इसे नोट कर लेना, ठीक है। जनरल था। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, अगला क्वेश्चन आप कर लेना। अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, गॉट इट? पहले ही बोल दे रहा हूं, बताऊंगा नहीं भाई मैं। बॉक्स है 0.1 किलोग्राम है ना, केजी। बताओ mg कितना लग गया? सर 0.1 इंटू 10, जी बराबर 10 ले लो। 0.1 इंटू 10, 1 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 5 न्यूटन का। नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल ऐसे लगा ना, नॉर्मल नॉर्मल कितना होगा? 5 न्यूटन, ठीक है। नॉर्मल कितना होगा? 5 न्यूटन। चलो एफएस पे आ जाते हैं, फ्रिक्शन पे। एफएस कितना होगा? सर म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है अपना? सर म्यू एस है अपना 0.5, एन कितना है? 5, 2.5,
तो ब्लॉक पर कार्यरत घर्षण बल कितना है, घर्षण बल कितना लग रहा है बच्चे? क्वेश्चन ऑप्शन में होगा 2.5 न्यूटन, पहला ऑप्शन होगा, और वही नहीं टिक करना है, वही आंसर होगा ना, वही नहीं टिक करना है। 1 न्यूटन इज द आंसर। क्यों? क्योंकि अपना ये जो वाला जो नीचे की ओर जो बल लग रहा है वो 1 ही न्यूटन है, तो जबरदस्ती कहा 2.5 न्यूटन काम करेगा। स्मार्ट फोर्स है वो, तो स्मार्ट बंदा है ना, जितनी जरूरत उतना काम। अगला क्वेश्चन भी किसी ऐसा ही है, किसी ब्लॉक को दीवार के सामने स्थिर रखने के लिए इतना चाहिए, तो ब्लॉक का वजन कितना है? हाँ तुम लोग तो बता ही दोगे, अब डायरेक्टली कर लोगे ना। देखो ना, F इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10 N बराबर 10, फ्रिक्शन बराबर 0.2 इंटू 10, है ना, 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन का अगर वो फोर्स ऊपर लग रहा है तो 2 न्यूटन नीचे लगना चाहिए। आंसर तुम लोग बता ही दोगे, जी इंटू टे, एम जी बराबर 0.2, सॉरी एम जी बराबर 2 न्यूटन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कर लो यार, सिंपल क्वेश्चन है, बाकी क्या ही टाइम खराब करना। बर्फ पर रखा, देखो मैंने कहा ना 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक जहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन लेके चला जाता है, मतलब आलू भिंडी ऐसा कुछ, ये आलू था अपन ने जो टॉपिक पढ़ा, इसे कहीं भी मिक्स कर देते हैं, सर्कुलर मोशन मिक्स कर दो, काइनेमेटिक्स में मिक्स कर दो, कहाँ मिक्स कर दो, कहीं भी ले जाके इसको मिक्स कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह लगता है ना। बर्फ पर रखा 2 किलो द्रव्यमान का एक संगमरमर के टुकड़े को जब 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया जाता है तो घर्षण द्वारा 10 सेकंड में रुक जाता है, तब घर्षण गुणांक है। अल्टीमेटली आपसे बोल क्या रहा है कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ए बराबर वाट। तो मैं अल्टीमेटली तुमको देखो, बात समझो क्या फाइंड करना है। बॉडी मूव कर रही है ऑलरेडी, बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, लगने क्या वाला है, एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, जो भी आए अपनी। चलो मैं कर ही लेता हूं, नहीं तो बोलोगे सर आपने किया नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, चंगू मंगू टाइप का सवाल है ना यार। कितना है, 2 kg, हाँ 6 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड में रुक जाता है। चलो बात छोड़ो, एफबीडी बनाओ। सर लिखता हूं डायरेक्ट, नॉर्मल बराबर 2 इंटू 10, नॉर्मल बराबर एम जी, एन बराबर एम जी 2 इंटू 10 हो गया। क्लियर है, गॉट इट ना, ये तो मत करवाओ यार दोबारा। चलो बना ही देता हूं, नॉर्मल एम जी, उधर मूव कर रहा है तो इधर लगेगा एफ के। एफ के कितना है सर, एफ के सर यहाँ फोर्स लग नहीं रही है फिर भी बॉडी, सर एफ के सर कैसे लग रहा है बताओ। बाबू बॉडी मूव कर रही है ना, तो ये फ्रिक्शन लगेगा, किसके लिए, रोकने के लिए, स्लाइडिंग को रोकना है उसको, फोर्स लगे ना लगे, मोशन में है तो उसे रोकना है, रोक के रखेगा, जब तक रुक नहीं जाएगी तब तक लगेगा, जब तक रुक नहीं जाएगी तब तक लगेगा, ठीक है। 2 इंटू 10, एफ के बराबर कितना हुआ सर, एफ के हुआ कितना हुआ, म्यू इंटू म्यू कितना है, म्यू कितना है भाई, अच्छा यही बताना है म्यू, चलो म्यू ले लो, म्यू जब नहीं बताना तो म्यू ले लो। नॉर्मल कितना है 20, ठीक है। बात समझो अब, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है इस समय इस डायरेक्शन में, सर ये इधर की ओर माइनस लग रहा है एफ के। अब जरा बात को समझो, इस एफ के कारण इसका पास रिटार्डेशन आएगा, हाँ सर रिटार्डेशन आएगा, मैं समझ रहा हूँ रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर म्यू इंटू 20, और ये एक्सेलरेशन आएगा निगेटिव टाइप का, यहाँ निगेटिव लगा देता हूँ मैं डायरेक्टली। अपना एक्सेलरेशन कितना आया सर, एक्सेलरेशन आया -20 म्यू बाई एम कितना है 2, तो ए आया मेरा -10 म्यू, ये है कितना -10 म्यू। सर ऐसा है कि 10 सेकंड में बॉडी रुक जाती है, हाँ यार याद कर लो अब अपना काम, लेट कर लो, रिटार्डेशन कितना है
लेट कर लो, रिटार्डेशन कितना है, लेट रिटार्डेशन भी ए, v इजिकल टू यू प्लस एटी से कर लो, v इजिकल टू यू प्लस एटी। v कितना है 0, u कितना है 6, a कितना है पता नहीं, टाइम कितना है 10, -6/10 इज इक्वल टू a, a कितना आया 0.6 कर दूं, माइनस a कितना आएगा -10 म्यू इज इक्वल टू, यही कर लेता हूं, -10 म्यू इज इक्वल टू -6 0.6 -0.6 म्यू बराबर -0.6/10, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, 0.06 आ गया, बहुत कम है यार, कोई नहीं, म्यू की वैल्यू कितनी आई 0.06। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक कार सीधी सड़क पर इस गति से चल रही है, वह दूरी जिस पर कार को रोका जा सकता है। वही पिछला वाला क्वेश्चन का एप्लीकेशन है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे दूसरा लॉ यूज हो जाएगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गॉट इट? कैसे करोगे आप लोगों को पता ही है। ठीक है बच्चों, देखो यार, ए टॉपिक आपको आना ही आना चाहिए। मैंने बहुत ही अब जैसा भी है समझो कि अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट डिसॉल्व हो जाए दिमाग में। कॉन्सेप्ट इसका बस एक ही है, कॉन्सेप्ट 1 NLM 1 का संतुलन की अवस्था, कॉन्सेप्ट 2 अगर अपना क्या है बॉडी मूव कर रही है, तीसरा कॉन्सेप्ट नया नहीं, तीसरा एप्लीकेशन है जो मैंने आपको FBD के थ्रू ही सीखना है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बाकी इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट अपने को ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि जब रिलेटिव मोशन होगा वहीं फ्रिक्शन काम करेगा, उसे अपोज करेगा। गॉट इट? यही 3 बातें हैं, यही फ्रिक्शन को समझना था। बाकी टॉपिक ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा ये बताना है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो उसे। ठीक है, हाँ। अब मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक के कर डालो ढेर सारे क्वेश्चन, और अपन मिलेंगे फिर कभी। ठीक है, थैंक यू।